हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर अम्ल, क्षारक तथा लवण के पार्ट 5 को। और ये जो पार्ट होगा वो होगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। यदि आप इसके पहले के चारों पार्ट देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं, या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उन्हें देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, जो है विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यही देख लेते हैं कि अगर हमें किसी लवण या किसी यौगिक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हम लोग उससे संबंधित किन किन कारकों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर वो सभी कारक लिख दिए हैं जिसका अध्ययन करके आप किसी भी यौगिक की संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे यदि आपको विरंजक चूर्ण के बारे में सभी जानकारी चाहिए तो आप सबसे पहले इसके अणु सूत्र को देखिए कि इसका अणु सूत्र क्या होता है, इसके रासायनिक नाम की जानकारी हासिल करिए, फिर इसका अणु भार भी निकालिए, उसको भी जान लीजिए। बनाने की विधियां आपको आनी चाहिए कि इसको किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए और साथ में इसके उपयोग की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इन सभी बातों का अगर ध्यान आप रखते हैं और इससे संबंधित इन सभी चीजों का, इन सभी कारकों का अध्ययन आप कर लेते हैं, समझिए कि आप उस यौगिक के बारे में सभी जानकारियों को हासिल कर लिए हैं और आपको उस यौगिक की पर्याप्त जानकारी हो गई है। तो आगे चल के भी हम लोग आगे वाली भी जब कक्षाओं में जाएंगे, क्लास 11, 12 में आप लोग जाएंगे, तो वहां भी अगर किसी यौगिक का अध्ययन करना है तो उससे संबंधित इन्हीं सभी कारकों का अध्ययन आपको करना होगा। इसलिए अभी से आप याद कर लीजिए कि किसी यौगिक के अध्ययन में इन कारकों का अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में और देख लेते हैं इससे संबंधित सभी जानकारी। देखिए, विरंजक चूर्ण का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ये आपको याद करना होगा, तो ये आप याद कर लीजिएगा। रासायनिक नाम देखिए इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, ये सामान्य नाम है, घरेलू नाम है, और ये इसका है रासायनिक नाम। अणुभार देखिए, तो अणुभार हमने आपको निकालना सिखाया है, उसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है जिससे आप किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, या इधर ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां भी क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो वहां से अणुभार जब निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका अणुभार जो आने वाला है वो आएगा 40 प्लस 16 प्लस यहाँ से आएगा 71। तो टोटल यहाँ पर जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 7, 8 और हो जाएगा 127, यानी 127 इसका होगा अणु भार। बनाने की विधि देख लेते हैं, तो इसके बनाने की विधि बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बूझा चूना ले लेते हैं। बूझा चूना आप लोग जानते होंगे, जब जो चूना होता है, जो बिना बूझा चूना, उसमें जब पानी मिला देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बूझा चूना। तो जो आप लोग घरों में, कई घरों में पेंटिंग जिससे होती है उसी को हम लोग बूझा चूना कहते हैं। और यहाँ जो हम लोग पान वान लोग खाते हैं तो पान में जो चूना लगाते हैं वो भी होता है बूझा चूना, वही होता है बूझा चूना। और बूझे चूने का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसी को हम लोग कहते हैं बूझा चूना। और क्या करते हैं, इसी बूझे चूने में हम लोग क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देते हैं। क्लोरीन एक गैस है और इस बूझे चूने को ले लेते हैं, उसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देते हैं, और जब इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड होती है तो आपका बन जाता है विरंजक चूर्ण CaOCl2, और प्लस यहाँ से H2O जो होता है वो निकल जाता है बाहर। तो ये चीजें यहाँ पर होती है। रिएक्शन को बैलेंस करें तो देखिए, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और ये इतना है, हाइड्रोजन 2 है, मतलब बैलेंस है। तो यहाँ पर इस तरह आपके विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए कितनी इजीली निर्माण हो गया कि बूझा चूना लेकर क्लोरीन गैस उसमें प्रोवाइड करेंगे और यहाँ विरंजक चूर्ण बन जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग भौतिक गुण पर। अब भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो किसी भी यौगिक या किसी भी लवण के जो बाहरी गुण, जैसे रंग, गंध, स्वाद, ये सब जो गुण होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक गुण। तो देखिए, भौतिक गुण 2-3 देख लेते हैं। वैसे भौतिक गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस ये किसी भी आपके यौगिक को पहचानने के लिए इन गुणों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें, ये जो विरंजक चूर्ण होता है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ये आपका जो होता है हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यानी इसका कलर जो होता है हल्का पीला होता है।
इसके साथ साथ आप इसको जब कहीं रखेंगे तो इसमें क्लोरीन की गंध आती है, यानी ये इसमें से आपके क्लोरीन की महक हमेशा निकलती रहेगी। और साथ में ये जल में जो होता है ये अल्प विलय होता है, यानी जल में ये थोड़ा बहुत घुलता है। तो ये इसके भौतिक गुण है, यही सब भौतिक गुण होते हैं जो इसके रंग गंध हो गए, तो ये सब आपको बता दिया। और इसका स्वाद वाद तो नहीं चखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये उसके भौतिक गुण हो गए, ठीक है। तो भौतिक गुण आप बुक से पढ़ सकते हैं या जनरली जो इसको देख के भी इसके भौतिक गुण बताए जा सकते हैं। बात करते हैं रासायनिक गुण। अब ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, रासायनिक गुण इसके क्या होते हैं। तो आपको सिंपली बता दें कि किसी भी यौगिक का रासायनिक गुण का मतलब यही होता है कि वो किसी दूसरे से कैसे क्रिया करता है, किसी दूसरे से कैसे रिएक्शन करता है। जैसे हमको बोला गया किसी यौगिक का रासायनिक गुण बोलने के लिए, तो मतलब वो यौगिक जो है दूसरे से कैसे रिएक्शन करेगा, कैसे रासायनिक अभिक्रिया करेगा, वही रासायनिक अभिक्रियाएं ही कहलाती है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण देखिए बहुत सारे होते हैं, हजारों में होते हैं, सैकड़ों में होते हैं। जैसे विरंजक कुल के सैकड़ों रासायनिक गुण होते हैं, हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, पर एक दो तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो इसके जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है रासायनिक गुण हमने यहाँ लिख दिया है। जैसे हमने रासायनिक गुण में लिख दिया है उष्मा का प्रभाव, दूसरा अम्लों से क्रिया, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं जल से क्रिया, अम्लों से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, मतलब तमाम चीजों से क्रिया लिख सकते हैं, मतलब रिएक्शन लिख सकते हैं, वो सब के सब रासायनिक गुण होते हैं। तो बहुत ज्यादा होते हैं तो हम सब नहीं आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ एक दो लिख दिए, ठीक है। जैसे देखिए हमने उष्मा का प्रभाव लिख दिया है, ठीक है, कि उष्मा के प्रभाव से क्या होता है। तो आपको बता दें सिंपली, देखिए यहाँ पहला रासायनिक गुण उष्मा का प्रभाव। तो जब इसको हम लोग उष्मा का प्रभाव यानी जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है। देखिए गर्म अगर करने पर, जब हम लोग किसी चीज को गर्म करें और गर्म करने पर इसके जो ये कई भागों में टूट जाए, तो वो भी रासायनिक गुण के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर किसी से क्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन ये कई भागों में टूट जाता है, तो उसको भी हम लोग रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। और किसी से क्रिया अगर करता है और रिएक्शन करता है तो वो तो रासायनिक गुण होगा। तो जब इसको गर्म करते हैं तो टूट जाता है, देखिए टूट जाएगा और बचेगा ये Cl2 और प्लस इसमें से ऑक्सीजन ये जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर निकलेगी तो अकेले, लेकिन ये अकेले रह नहीं पाती है, ये तुरंत दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ के O2 बदल जाती है, क्योंकि जो भी गैसें रहती है वो हमेशा ट्वाइस के रूप में रहती है। बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। और ये रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है। इसका नाम जो है वो है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसको जानते हैं ऑक्सीजन है और ये तो विरंजक चूर्ण है। ये हो गया पहला, ठीक है। पहला आपका हो गया रासायनिक गुण, ठीक है। दूसरा रासायनिक गुण देखिए यहाँ हमने लिखा है अम्लों से क्रिया, ठीक है, कि ये अम्लों से क्रिया करके क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है कि अम्लों से क्रिया वाला हम रासायनिक गुण आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये इसका सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है। देखिए जब ये विरंजक चूर्ण अम्लों से क्रिया करता है तो यहाँ बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल, और हाइपोक्लोरस बनने के कारण, अम्ल बनने के कारण इसमें एक विशेष प्रकार का गुड़ा जाता है। देखिए कैसा गुड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ हम लोग ये रासायनिक गुण देखते हैं। देखिए जब हम लोग CaOCl2 की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं, जैसे हमने किससे करा दिया, HCl से, ठीक है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दिया, ठीक है। जब इसकी क्रिया कराते हैं देखिए यहाँ पर हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। देखिए क्या क्या बनता है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बन जाता है CaCl2 और इसके बाद बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl, ठीक है। ये देखिए बन गया, ठीक है, CaCl2 बन गया, ये जुड़ गया और यहाँ का वो इसके अंदर जाके हाइपोक्लोरस अम्ल बन गया। ये क्या बना है, हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल यहाँ लिख दे रहे हैं और ये बन जाता है हाइपोक्लोरस अम्ल। अब देखिए खास बात ये होती है कि जो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है HO, ये आपका Cl, ठीक है, ये हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है ये देता है नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका यहाँ से HCl और प्लस ये देता है आपका नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होगा, ये अपने आप टूटता है HCl में और यहाँ पर एक सिंगल ऑक्सीजन देता है। सिंगल ऑक्सीजन मतलब इसको हम लोग कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। ये हाइपोक्लोरस जो बॉन्ड बन जाए वो नवजात ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है, बिना जुड़ा हुआ इस तरह का नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर मिलता है। और ये नवजात ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी खासियत है। देखिए नवजात ऑक्सीजन की क्या खासियत है कि अगर ये जो नवजात ऑक्सीजन है, अगर वो कोई रंगीन पदार्थ है, रंगीन पदार्थ,
और उसके संपर्क में अगर ये नवजात ऑक्सीजन आ गया तो जो पदार्थ है वो रंगहीन पदार्थ में बदल जाएगा। रंगहीन पदार्थ, इधर नीचे लिखते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं, रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। और ये इसके कारण इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी आ जाती है। देखिए कोई रंगीन पदार्थ रखें, कोई पदार्थ उसमें कोई रंग है, कलर, और वो नवजात ऑक्सीजन में आने के बाद उस पदार्थ का रंग उड़ जाता है और वो बदल जाता है किसमें, रंगहीन पदार्थ में। ये कंडीशन होती है, ये होता है नवजात ऑक्सीजन का। तो ऐसे में आपने एक खास बात ये देखा होगा कि जब हम लोग इसको जो है विरंजक चूर्ण को जब अम्लों से क्रिया कराते हैं तो यानी अम्ल की उपस्थिति में ये नवजात ऑक्सीजन देता है और किसी पदार्थ के रंग उड़ाने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। इसी कारण, इसी रंग उड़ाने के गुण के कारण ही इसे हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण। देखिए वी मतलब हटाना और रंजक मतलब रंग को हटाने वाला चूर्ण। इसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया कि रंग को हटाने वाला क्या है, चूर्ण है। और इसका सबसे अधिक प्रयोग यही किया जाता है कि विभिन्न चीजों का रंग उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस अम्लों की क्रिया को हम लोग विरंजक क्रिया भी कहते हैं, यानी कि रंग को हटाने वाली क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रासायनिक गुण है। ठीक है, तो ये आपने रासायनिक गुण देख लिया, बहुत सारे रासायनिक गुण है, आपको हम जो है कि क्लास 11 में पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इतना ही बहुत है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं उपयोग। ये आपको क्लास 11 में फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ उपयोग देख लेते हैं। अब इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसका उपयोग यही होता है कि इससे हम लोग कागज हो गया, ठीक है, कागज, ठीक है, सूत, ठीक है, और लकड़ी, ठीक है, लकड़ी की लुगदी और तमाम जो है कि तमाम चीजों का हम लोग क्या करते हैं, रंग उड़ाते हैं। ठीक है, इसका सबसे अधिक उपयोग क्या होता है, कागज, सूत, लकड़ी की लुगदी और ऐसे तमाम पदार्थों का क्या किया जाता है, रंग उड़ाया जाता है। और रंग उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। और आपने देखा होगा कि लकड़ी की लुगदी जो होती है वो काले रंग की होती है, लेकिन आपके घर जब आप कागज यूज करते हैं देखते हैं कागज तो एकदम सफेद होता है। सफेद का मतलब उस पर कोई रंग नहीं रहता है। तो वो कैसे होता है, तो उसका कारण यही है कि वो जो लकड़ी की लुगदी होती है उसका रंग इसी से उड़ा दिया जाता है, इसके बाद वो सफेद हो जाता है, रंगीन यानी सफेद हो जाता है और आप उस पर लिखते हैं। तो वहां पर इसका जो है उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका देख लेते हैं। दूसरा उपयोग इसका ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। ठीक है, देखिए किसी के साथ भी अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वहां जो क्रिया हो रही है वो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण की वहां क्रिया हो रही है, यानी कि ये ऑक्सीजन दूसरों का ऑक्सीकरण कर देता है, दूसरों का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण। तो ये चूंकि मिल रहा है किससे, विरंजक चूर्ण से, यहाँ से क्रिया से, तो इसके द्वारा हम लोग किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर सकते हैं। तो इसका हम लोग दूसरा उपयोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तीसरा, इसके द्वारा हम लोग जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को मारा जाता है। ऐसे बहुत जगह ज्यादा बैक्टीरिया हो गया तो वहां ब्लीचिंग पाउडर या ये विरंजक चूर्ण को फेंक देते हैं। ठीक है, और वहां फेंक देते हैं तो वहां पर ये जाता है और ये जीवाणु नाशी होता है, वहां के बैक्टीरिया क्या करता है, मार देता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। इसके साथ साथ इससे तमाम यौगिकों का भी निर्माण किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे निर्माण है। और इसके साथ साथ इसके और भी गुण है, जैसे कि युद्ध में जो है कि युद्ध कहीं हुआ है, वहां पर ढेर सारी विषैली गैसें फैल गई तो वहां भी इसको फेंक दिया जाता है। इसके द्वारा वहां पर विषैली गैसें क्या होती हैं, हट जाती हैं। तो और बहुत सारे इसको उपयोग है, आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका विरंजक चूर्ण था। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक जो है वो क्या है, जो है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। जो आप खाने वाला सोडा प्रयोग करते हैं, हम उसी की बात करने वाले हैं। देख लेते हैं इसका अणु सूत्र क्या होता है। तो इसको अणु सूत्र जो होता है NaHCO3। रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी का एक और नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में से कोई नाम आप याद कर सकते हैं। अणुभार की बात करते हैं तो इसका अणुभार जोड़ लेते हैं तो ये होता है 23 + 1 + 12 और प्लस यहाँ पर 16 तरीक होता है 48। ठीक है, टोटल यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 23 एक यहाँ 24 हो गया और 24 12 हो गया 36। और यहाँ पर हम लोग इसमें जब 36 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 84। तो ये इसका हो गया क्या, अणु भार।
अब ये इसका अणुभार हो गया। अब सिंपली हम लोग बनाने की विधि देख लेते हैं। तो इसके बनाने की विधि देखिए क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी विधि होती है। इसके बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3, और इसको लेने के बाद इसको जल में घोल देते हैं। इसको हम लोग जल में क्या किए, घोल दिए, और घोलने के बाद उसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर देते हैं। सोडियम कार्बोनेट लिए, इसको जल में घोले, और घोलने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या किया, प्रोवाइड कर दी। और जब उसमें प्रोवाइड करेंगे तो ये सब के सब मिल के बना लेगा आपका NaHCO3। ये आपका बन जाने वाला है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा 2, ठीक है। 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 सोडियम हो जाएगा, कार्बन भी यहाँ पर हो गया 2, हाइड्रोजन भी यहाँ पर आपका देखिए 2, और ऑक्सीजन 3 3 6, 3 दूनी 6, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो बस करते क्या है, यहाँ पर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट, और उसको जल में घोल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने पर ये आपका बनता है, ठीक है। और अलग अलग भी विधियां, इसके बनाने की भी बहुत सारी विधियां आपको मिल जाएंगी, सैकड़ों विधियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे अच्छी विधि, मेन विधि है, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया। भौतिक गुण में देखिए क्या होता है। तो भौतिक गुण में आप लोग, हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जो खाने का सोडा न देखा होगा। सभी लोग देखे होंगे। अगर आप अभी भी नहीं देखे होंगे तो अगल बगल के आपके जो दुकान होंगे वहां आप खाने का सोडा लेके उसको देख सकते हैं, चख सकते हैं, क्योंकि ये आप आराम से इसको खा भी सकते हैं। इसको भोजन वोजन में प्रयोग किया जाता है, तमाम चीजों को फुलाने में या बनाने में जो है कि उसको यहाँ पर डाला जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सफेद रंग का क्या होता है, चूर होता है, ठीक है। कलर इसका क्या होता है, सफेद होता है। जल में घोलते हैं तो ये घुलता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घुलता है, मतलब थोड़ा सा ये बचा रह जाता है, पूर्ण रूप से ये घुलता नहीं है। और इसके साथ साथ आप इसका जो विलयन होता है, ठीक है, ये हम आपको भौतिक गुण बता रहे हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण में ये सफेद रंग का चूर होता है, जल में ये विलय होता है, लेकिन पूर्ण विलय नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो है कि इसका स्वाद आप लोग देखे होंगे कि हल्का सा जो होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका विलयन, तो इसका विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। इसका विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। मतलब इसको कहीं जल में घोल देंगे तो जो विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होने वाला है। तो इसके रासायनिक गुण है, ठीक है। सिंपली आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। अब रासायनिक गुण देखते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं उष्मा का प्रवाह, दूसरा हम लोग देखेंगे अम्लों से क्रिया। तो देखिए इसका सिंपल है। अगर आप इसको उष्मा का प्रवाह, अगर यानी इसको आप गर्म कर देते हैं, NaHCO3 को गर्म कर देते हैं, तो गर्म करते ये टूट जाएगा। और किस में टूटेगा, जिनसे ये बना है उसी में टूट जाएगा, यानी Na2CO3 में टूट जाएगा, प्लस इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा, प्लस इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगा। जिससे बना है उसी में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बैलेंस करेंगे तो केवल यहाँ क्या हो जाएगा, 2, यानी इसके विपरीत रिएक्शन है जब इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका होता है। इसके बाद देखिए अम्लों से क्रिया, ठीक है। अम्लों से क्रिया होती है तो क्या होता है, तो अम्लों से क्रिया करने पर भी यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का क्षारीय लवण होता है, क्षारीय। इस लवण की प्रकृति क्षारीय होती है। तो जब अम्लों से क्रिया करेगा कोई क्षारीय तो क्या बनेगा, वहां पर आपका एक लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लवण जल के अलावा एक और चीज बनती है, तो देख लीजिए वो क्या बनती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जब इसकी अम्लों से क्रिया कराते हैं NaHCO3 की किसी अम्ल जैसे HCl से, तो एक यहाँ लवण बनता है, ठीक है। कौन लवण बनेगा, NaCl, प्लस यहाँ जल भी बनता है। और इसके साथ साथ ये जो C बच गया है, ये C निकलता है यहाँ से CO2 के रूप में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो एक सोडियम, हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2, ऑक्सीजन 3 और यहाँ 2 1 3, और यहाँ पर क्लोरीन 1, यहाँ भी क्लोरीन, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम किसी अम्लों से क्रिया कराते हैं तो यहाँ लवण बनता है। देखिए कौन सा लवण है, सोडियम क्लोराइड लवण है, और प्लस यहाँ जल बनता है, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीजें होती है। मतलब यहाँ पर देखिए गर्म करेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लों से क्रिया तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर इन कंडीशनों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और आपको बता दें इसी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से ही इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है बेकरी उद्योग में। बेकरी उद्योग में जो पाव रोटी होती है, डबल रोटी होती है, या तमाम जो चीजें होती हैं, ब्रेड होते हैं, उनको फुलाने के लिए इसका काम किया जाता है। देखिए किया जाता है इसको ना, जो भी चीजों को फुलाना है या जिसको जो है थोड़ा सा फुलाने वाला चीज जो भी बनाना है तो उसमें इसको मिला देते हैं।
और जब इसको उसमें मिला देते हैं तो होता क्या है कि मिलाने के बाद ये जो है कि उसमें जाता है, और जब उसमें हम लोग गर्म करते हैं या उसमें अम्ल की उपस्थिति होती है तो वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो उसको फुला देती है। ठीक है, ब्रेड के अंदर या डबल रोटी के अंदर जब इसको मिला देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो उसको फुलाते हुए निकलती है, इसी की वजह से वो फूल जाता है और स्पंजी होता है। ठीक है, स्पंजी यानी उसको आप आराम से दबा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा बन जाता है आपका। तो उसका कारण है कि यही उसमें मिलाते हैं और वो फूलने का कारण है यही निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पहला यही उपयोग हो गया कि बेकरी उद्योग में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है डबल रोटी और जो है केक या पाव रोटी और तमाम चीजें बनाने में। ठीक है, दूसरा इसको उपयोग किया जाता है आग बुझाने वाले यंत्रों में। आग बुझाने वाले यंत्रों में क्या किया जाता है कि इसको भर दिया जाता है। ठीक है, और इस आग बुझाने वाले यंत्रों में भर के कहाँ आग होता है उस पर छिड़काव कर दिया जाता है। अब देखिए, जब आग पर छिड़काव किया जाता है क्या होगा, वहां पर ये जाएगा, गर्म होगा और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वहां पर चारों तरफ फैल जाता है, फैलने से उसका संपर्क जो है ऑक्सीजन से कट जाता है, और आप जानते होंगे बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं पाती है, और आग क्या होता है, बुझ जाता है। आग है, चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई, ऑक्सीजन से संपर्क कट गया वायु से, बस आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो हाँ, इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिए, इसका प्रयोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट बनाने में। ठीक है, सोडियम इसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बनता है, तो वो प्रयोग करते हैं। चौथा, इसका प्रयोग हम लोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। प्रयोगशाला में तमाम चीजों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद एक और खास उपयोग देखिए कि जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जैसे हम लोग सोडा वाटर और तमाम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें क्या होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। आप जानते होंगे कि उसको हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक करते हैं, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा भी उसमें मिलाते हैं। सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो हो गया पांचवा उपयोग। तो इस तरह आपने इसके जो भी उपयोग थे वो आपने देख लिया। ठीक है, और तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। लाइट कट चुकी है और यहाँ गर्मी बहुत अधिक बढ़ चुकी है, तो चलिए जल्दी जल्दी आगे का भी हम लोग समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो ये आपने पूरा का पूरा देख लिया बेकिंग सोडा के बारे में। आइए देख लेते हैं हम लोग अगला पॉइंट जो है धावन सोडा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, तो देख लेते हैं वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो सिंपली आप लोग पता है कि जो हम लोग साफ सफाई के लिए सोडा यूज करते हैं उसी को वॉशिंग सोडा हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 और N2 होता है 10H2। ठीक है, अब ये 10H2 क्या होता है, तो ये क्रिस्टली जल होता है। ठीक है, क्रिस्टली जल। देखिए, जब हम लोग कोई लवड़ लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे लवड़ होते हैं कि उस लवड़ जो होता है, उस लवड़ का जो क्रिस्टल होता है उसके साथ साथ जो होते हैं जल के कुछ कण जुड़े होते हैं। तो जो जल के कण उस अणु के साथ जुड़े होते हैं, उसके जो क्रिस्टल में उपस्थित अणु के साथ जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टली जल। ठीक है, तो ये क्रिस्टली जल यहाँ जुड़ा होता है। अगर इसका हम लोग रासायनिक नाम की बात करें तो बड़ा सिंपल रासायनिक नाम है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आगे है और डेका मतलब 10 होता है, हाइड्रेट मतलब जल के अणु। ठीक है, अणुभार की बात करें तो अणुभार हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका अणुभार हम लोग निकालते हैं तो ये आता है 46 यहाँ हो जाएगा, और प्लस 12 और प्लस यहाँ हो जाएगा 48 और प्लस 10H2 यानी 10 गुणे होता है 18। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा है तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ये हो जाएगा 6 और यहाँ 8 8 16 और यहाँ 1 आ गया 4 4 8 और ये हो गया 106 प्लस 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 286। तो 286 जो है गया इसका हो गया अणु भार। ठीक है, ये आपका हो गया जो है अणु भार। ठीक है, आगे बनाने की विधि देखते हैं। तो इसके बनाने की जो विधि है वो थोड़ी सी बड़ी विधि है, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनिया साल्वे विधि। ठीक है, तो इसकी विधि जो है बनाने की वो मुख्य विधि जो है वो अमोनिया साल्वे विधि है। ठीक है, देख लीजिए इसकी विधि जो है 3 स्टेप की है। ठीक है, लंबी विधि है, हो सकता है एग्जाम में आपके ना पूछे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में वो विधि दिया नहीं है। ठीक है, कोई विधि नहीं दिया बनाने के लिए, तो फिलहाल आप देख लीजिए क्या है विधि। देखिए 3 स्टेप की विधि है। ठीक है, उसी को हम लोग अमोनिया साल्वे विधि कहते हैं।
तो अब यहाँ देखिए अमोनिया सॉल्वेबल विधि है क्या, उसमें करते क्या है कि हम लोग NaCl लेते हैं, NaCl को हम लोग जल में घोल देते हैं, ठीक है, और घोलने के बाद इसमें अमोनिया जो है वो हम लोग अमोनिया भी घोलते हैं, NaCl घोले और H2O में इसको घोले प्लस उसमें अमोनिया भी घोले, अमोनिया भी घुल जाती है और इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो यहाँ देखिए क्या बनता है, यहाँ बनता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस यहाँ बनता है NH4Cl जिसे हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद दूसरे स्टेप में करते क्या है कि ये देखिए जल में बहुत अधिक विलय होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा घुलता है लेकिन ये बहुत थोड़ा सा घुलता है, थोड़ा सा घुलने के कारण नीचे बैठ जाता है और क्षेपित हो जाता है, बस वहां से छान के इसको निकाल लेते हैं और छान को निकालने के बाद इसको हम लोग करते हैं गर्म। इसको जब गर्म कर देते हैं देखिए बदल जाता है Na2CO3, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट बदल जाता है प्लस इसमें से जल निकल के बाहर चला जाता है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड में निकल के बाहर चला जाता है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ जाएगा 2। ये रिएक्शन अभी अभी इसके पहले आप पढ़े थे जब आप पढ़े थे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो ये आपका मिल गया सोडियम कार्बोनेट। बस करते क्या है कि इस सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर फिर से इसका क्रिस्टलन करा लेते हैं और जब क्रिस्टलन कराते हैं तो देखिए ये जल में जब इसको घोलते हैं तो ये जल के 10 अणुओं के साथ जो है जुड़ जाता है जब क्रिस्टलन कराने पर और ये बन जाता है Na2CO3 और यहाँ इंटू 10H2O, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं धावन सोडा, ठीक है। ये कौन सी विधि कहलाती है, ये विधि कहलाती है अमोनिया सॉल्वे विधि, अमोनिया सॉल्वे विधि। तो इस प्रकार हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, तो उष्मा का प्रभाव देखते हैं। तो इसको जो है कि हम लोग गर्म करेंगे तो सिंपल देखते हैं, अगर इसको हम लोग बहुत ज्यादा गर्म कर दिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर इसको हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्म कर दिए तो होगा क्या कि यहाँ का जल का कण कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और ये बचेगा Na2CO3 और प्लस यहाँ पर 10H2O कहाँ निकल जाएंगे, बाहर, ठीक है। तो आपको याद रखना है गर्म करने पर जल निकल जाएगा बाहर और यही बचेगा। और जब ये बचता है तो इसको हम लोग सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश, ठीक है, या इसको कहा जाता है सोडा राख। तो कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि सोडा ऐश या सोडा राख किसे कहते हैं, ठीक है। तो वही है कि जब जल निकल जाता है तो वही जो बचता है यहाँ पर ये शुष्क रूप से इसी को सोडा ऐश या सोडा राख कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया देख लेते हैं ताकि कम से कम हम लोग 2 रासायनिक गुण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी अभी आपने पढ़ा था कि अगर हम लोग ये क्या करेंगे, Na2CO3 है, अगर इसको हम लोग जल में घोलकर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, यानी NaSCO3 मिल जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अगर इसको जल में घोलकर हम लोग इसको जल में घोलकर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो ये बदल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है, यानी खाने वाले सोडा, ठीक है। तो इस तरह आपने 2 रासायनिक गुण भी पढ़ लिए, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट जो है क्लास 11 में बहुत विस्तार से पढ़ना है, तो आपको हाई स्कूल में बहुत मतलब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेना है, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके उपयोग जान लेते हैं। तो देखिए इसके उपयोग क्या क्या है, तो इसके बहुत सारे उपयोग है। सबसे बड़ा उपयोग यही है वॉशिंग में, ठीक है, तमाम चीजों को धोने में, ठीक है, धोने के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा धोने का सोडा ये नाम ही है, तो मतलब इससे तमाम चीजों को धोया जाता है, ठीक है, साफ किया जाता है। ये पहला इसका उपयोग हो गया। दूसरा इसका उपयोग जो है वो है कि खाने वाला सोडा बनाने में, ठीक है, यानी कि हम लोग इससे जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, तो ये भी इसका एक क्या है, बड़ा उपयोग है, ठीक है। और इसके बाद जो इसका अगला उपयोग है तो इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है और इसके साथ साथ ये आग बुझाने वाले यंत्रों में आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको पेट्रोलियम उद्योग में भी उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में, ठीक है, शोधन कारक है ही, तो इसके पेट्रोलियम के शोधन में भी प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ही हम लोग प्रयोग इसका करते हैं। और इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है कांच और कागज उद्योग में भी किया जाता है, वहां पर भी तमाम चीजों की साफ सफाई के लिए किया जाता है, ठीक है। कांच उद्योग में तो कांच बनाने के लिए आप जानते होंगे कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच उद्योग में या कांच बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, कठोर जल के मृदुकरण में। अगर कहीं पर जल कठोर है, कठोर जल है मतलब
कठोर जल के बारे में आपको हम बता दें कि ऐसे सभी जल जिसमें साबुन जो होता है झाग नहीं देता है, साबुन उसमें हम लोग घिसेंगे झाग ही नहीं निकलेगा, तो ऐसे जल को हम लोग कठोर जल करते हैं। उसमें अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट जो है ये जो है आपका धामन सोडा, इसको मिला के अगर उसको उबाल दें तो वो जल मृदु जल में बदल जाएगा। यानी अब जो जल आपका वो उबालने के बाद जो जल आपको प्राप्त होगा उसमें साबुन जो होगा बहुत ही आसानी से झाग देगा और कपड़े की सफाई बहुत अच्छी होगी। तो कठोर जल को मृदु बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपने कर लिया समाप्त। चलिए अब आज का देखते हैं हम लोग इसके बाद का लास्ट लवण जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसको हम लोग देख लेते हैं और इसको हम लोग जल्दी से मिटा देते हैं। आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का पदार्थ होता है और इसमें जब हम लोग जल मिलाते हैं तो कठोर पत्थर की तरह हो जाता है। और ये जो पत्थर है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के पत्थरों से मिलता जुलता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए जान लेते हैं इसके अणुसूत्र के बारे में। तो इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2, या इसको हम लोग इस रूप में भी लिखते हैं कि 2CaSO4 × H2। ठीक है, यानी एक CaSO4 के साथ आधा जल का अणु जुड़ा होता है या 2 CaSO4 के साथ एक जल का अणु उसमें क्या होता है, जुड़ा होता है। ये जल का अणु जो है ये क्रिस्टलीय अणु है। ठीक है, इसको हम लोग अगर रासायनिक नाम दे तो बड़ा ही सिंपल रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ हेमीहाइड्रेट यानी आधा जल का अणु जो है जुड़ा है। बनाने की विधि देखिए तो बड़ा ही सिंपल बनाने की विधि है। इसको बनाने के लिए हम लोग लेते हैं जिप्सम। जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 × होता है 2H2। इसका नाम जो होता है वो होता है जिप्सम। जिप्सम एक प्रकार का पदार्थ है जो सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो समझ लीजिए एक प्रकार का ये पत्थर ही है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। तो इसको कर दिया जाता है गर्म। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस या इससे थोड़ा कम टेम्परेचर पर ही जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें जल के कुछ कण बाहर निकल जाते हैं और बचता है CaSO4 × 1/2H2। और जल के कण निकल जाते हैं 3/2H2 जल के कण निकल जाते हैं बाहर, और जो बचता है यही आपका कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम लोग जिप्सम को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता है। तो ये आपने देख लिया सिंपल बनाने की विधि। भौतिक गुण देख लेते हैं तो कोई खास भौतिक गुण है नहीं इसका। सिंपली ये क्या है, सफेद रंग का क्या है, चूर है। सफेद रंग का चूर है जो जल में क्या है, अल्पीय है। ठीक है, जल में घुलता नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के लिए। तो रासायनिक गुण इसकी आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन केवल एक रासायनिक गुण हम आपको बता दे रहे हैं, वो है जल से क्रिया। क्योंकि इसी रासायनिक गुण के कारण जो है इसके सभी उपयोग का आपको वर्णन करना है या सभी उपयोग को आप जान सकते हैं। ठीक है, जल से क्रिया देखते हैं। जल से क्रिया इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है जिसके कारण इसमें काफी अच्छे इसके उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए जब जल से इसकी क्रिया कराते हैं CaSO4 × 1/2H2O की, जब इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो ये जल के जो है कि 3/2 अणुओं के साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया करने के बाद बदल जाता है CaSO4 × यहाँ पर 2H2O बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिप्सम। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं जिप्सम। यानी सिंपल सी बात है कि जल के साथ क्रिया करने पर कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करने पर फिर से बनता है जिप्सम। और आपको बता दें जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके जिप्सम बनता है तो ये क्या होता है कि ये बहुत ही जो है कि कठोर हो जाता है और एक पत्थर के समान रूप ले लेता है। ठीक है, जल से क्रिया करने के बाद जिप्सम बनता है तो जिप्सम जम जाता है और जमने के बाद एक पत्थर की तरह या एक कठोर पदार्थ के रूप में ये आपका बदल जाता है। तो ये आपने पढ़ लिया इसका रासायनिक गुण, जल से अभिक्रिया। अब पढ़ लेते हैं उपयोग। तो देखिए इसके बहुत सारे उपयोग है और हमें लगता है सभी लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए उपयोग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। देखिए इसका उपयोग किया जाता है शल्य चिकित्सा में हड्डियां जोड़ने में। जैसे आप लोग देखेंगे बहुत लोग की हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी या कोई हड्डी टूट जाती है तो आप लोग देखते हैं उसके लिए करते क्या है कि उसके लिए उस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा उस पर पट्टी लपेटते हैं और पट्टी के साथ साथ उस पर कोई एक सफेद रंग का पदार्थ जो है कि घोल कर लगाते हैं, उसका लेप लगाते हैं और वो जमकर बाद में कठोर हो जाता है।
तो आपको बता दें वो जो पदार्थ लगाते हैं वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसको घोल कर लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद ये जल से क्रिया करके सूख जाता है और जम के जिप्सम में बदल जाता है और ये कठोर पदार्थ का रूप, बिल्कुल पत्थर जैसे पदार्थ का रूप ले लेता है। तो कितना काम का है, सोचिए हड्डियां जोड़ने में इसका कितना अधिक जो है रोल है, नहीं तो सोचिए क्या क्या हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा उपयोग इसका देखिए, दूसरा उपयोग इसका जो है वो है मूर्तियां और सांचे बनाने में। बहुत सारे मूर्तियां होती हैं तो मूर्तियों को हम लोग किससे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। आप देखेंगे तमाम मूर्तियां होती हैं तो उसके अंदर देखेंगे तो पत्थर जैसा पदार्थ होता है, तो उसको क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में घोलकर या इसका पेस्ट बनाकर सांचों में ढाल देते हैं, तो निकालते हैं, तो बिल्कुल मूर्तियां आपका कठोर मूर्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो इसका मूर्तियां बनाते हैं और तमाम सांचे ही बनाते हैं। ठीक है, सांचे जैसे हीटर आप लोग देखेंगे, हीटर की पथरी होती है, ठीक है, और उसी तरह जैसे तमाम सांचे होते हैं तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग किया जाता है चाक बनाने में। चाक बनाने में भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट बनाते हैं, उसको सांचों में डाल देते हैं, सूख जाता है और चाक का निर्माण हो जाता है। तो सोचिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चाक बनाने में हम लोग करते हैं। तो इस तरह आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी देख लिया। अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट हम आपको बोले थे जो आपको इसी वीडियो में, तो वो है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, देखिए क्रिस्टलन जल क्या होता है, तो जब हम कोई यौगिक लेते हैं या कोई अणु लेते हैं तो उस अणु में जो जल के कण जो होते हैं उस यौगिक के अणुओं के साथ एक्स्ट्रा जुड़े होते हैं, उसके साथ साथ उसके क्रिस्टल में जुड़े होते हैं, वही जो जल के अणु होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो ये क्रिस्टलन जल जो है खास जो है कि गुण है, जो तमाम जो है लवण के जो होते हैं अपने साथ वो जो है जल के कुछ अपने क्रिस्टल में जल के कुछ अणुओं को समाहित किए रहते हैं और यही जो समाहित जल होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल। जैसे देखिए ये जो जल है ये क्रिस्टलन जल है और इसके खास बात है कि क्रिस्टलन जल को हम इंटू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखिए इंटू के रूप में ये इसके साथ जाके जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये क्रिस्टलन जल है, ये क्रिस्टलन जल, देखिए यहाँ जिप्सम में भी क्रिस्टलन जल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ तमाम और यौगिक होते हैं जिसमें क्रिस्टलन जल होता है। ठीक है, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है फिटकरी। फिटकरी का सूत्र भी बता दे रहे हैं क्योंकि आपको काम आने वाला है, आपसे कोई पूछ सकता है। तो देखिए इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू होता है 24H2। ठीक है, तो ये होता है फिटकरी का सूत्र और इसमें भी देखिए 24 अणु क्रिस्टलन जल है। ठीक है, यानी जब ये अपने क्रिस्टल में रहेगा तो इसके हर एक अणु के साथ 24 जो है जल के अणु उसमें जुड़े होते हैं। तो ये जो है 24H2O है, ये है यहाँ पर क्रिस्टलन जल। तो इस तरह जो ये अणु के साथ एक्स्ट्रा जल जुड़े होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो इस प्रकार आपने इस चैप्टर के सभी टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया और ये चैप्टर आपका यहीं पर होता है समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नया चैप्टर, तब तक के लिए धन्यवाद।